आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू किया है और आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके जैसे आलोक IAS अकेडमी टाइप करेंगे मेरा ऐप आपको दिखाई दे जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अभी मॉडर्न इंडिया का मैं उसमें कोर्स डाल रहा हूँ। आप उसे बिल्कुल ऑफर प्राइस मैंने रखा है, बहुत सस्ता 243 रुपीज़ में जाकर के उसे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो करंट में बात कर रहे हैं उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हम न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आपको आते हैं। तो न्यूज़पेपर जो एनालिसिस है उस पर जब हम पर चर्चा करेंगे तो हमने बताया कि एक टॉपिक आज आया है इसमें, ये आरसिया मलिक का लेख आया है कि तरक्की की राह रोकता है पर्दा। तरक्की की राह रोकता है पर्दा। ये एक टॉपिक है। इसमें ये आरसिया मलिक ने बताया है कि इस्लाम धर्म में 20वीं शताब्दी में कुछ 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं। उन 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इस्लाम धर्म को तेजी से कट्टरता की राह में झोंक दिया। उसमें जो पहला है 1979 की 3 घटनाएं हैं। उनमें पहला है कि इस्लाम में रूढ़ विवादिता इसलिए आया क्योंकि रूस ने पहले काम किया। पहला है कारण कि रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जिससे पैदा हुए मुजाहिदीन। परिणाम क्या निकला इसका इस्लाम की तरफ से कि इस्लाम में मुजाहिदीन पैदा हुए। मुजाहिदीन वो कट्टर लोग थे जो धर्म का सहारा लेकर के युद्ध लड़ते थे, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रेरणा चाहिए स्वर्ग जाने की या जन्नत जाने की प्रेरणा के साथ वो पैदा हुए। एक कारण ये है आरसिया मलिक का। आरसिया मलिक ने जो लेख बताया है उसको बेस करके अपनी मैच्योरिटी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा कारण उन्होंने बताया है मक्का शरीफ में 1979 में ही 1979 की ये 3 घटनाएं हैं। दूसरा है मक्का शरीफ पर आतंकवादी हमला। मक्का शरीफ पर आतंकवादी हमला। मक्का शरीफ पे आतंकवादी हमला इसलिए किया उन आतंकवादियों ने कहा कि सऊदी अरब इस्लाम की राह से भटक गया है, तो सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया। सऊदी अरब सबक सीख गया। उसने अपने पेट्रो डॉलर, जो पेट्रोलियम से डॉलर उत्पन्न हुआ, उस पेट्रो डॉलर का उपयोग किया पूरे विश्व में वहाबिज्म इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी विचारधारा को आगे फैलाने में। और तीसरा कारण जो बना इनके अनुसार वो है 1979 में ही एक नेता थे इस्लामिक आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी आयतुल्ला खुमैनी ईरान आए, पेरिस से, और यहाँ पर उन्होंने उस वहाबी जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा है ईरान को उसमें पोषित और पल्लवित किया, उसमें इंट्रोड्यूस किया और ईरान से भी पूरी दुनिया में कट्टरपंथी विचारधारा है। चौथी बात मैं कहूँगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, फोर्थ बात वो है 1986 का शाहबानो केस। शाहबानो केस ने जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसे भारत सरकार ने या तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने जो गुजारा भत्ता देने की बात की थी वो बहुत बड़ा पहला कदम था। लेकिन शाहबानो केस ने जब कट्टरपंथियों के सामने भारत की सरकार ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद भारत में कट्टरपंथ 1986 के बाद शाहबानो केस की वजह से फैला और 1992 में जम्मू कश्मीर के 4 लाख हिंदुओं को बेघर होना पड़ा, अपने घर को छोड़ के भागना पड़ा। और 3 ये कारण है ये आरसिया मलिक के अनुसार। तो इन 3-4 कारणों से मिला करके संपूर्ण विश्व में इस्लामिक विचारधारा या इस्लामिक कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो संपूर्ण विश्व में फैल जाती है।
ये तीनों कारण आपको समझ में आए होंगे। चौथा कारण सावानों केस है जो मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब उन्होंने कहा, जो अर्शिया मलिक है, उन्होंने कहा कि मेरा एक अनुभव है कि लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में रहती हैं और ये कहती हैं कि जब जम्मू कश्मीर में 1986 के बाद 1992 में के आसपास कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा बड़ी हो रही थी, तो हिजाब, बुर्का, नकाब ये मुस्लिम महिलाओं पर जम्मू कश्मीर में और फिर उसके बाद संपूर्ण भारत में थोप दिया गया, जबरदस्ती लाद दिया गया। ये कहती हैं और मैं भी कहता हूँ कि जो बुर्का हो या पर्दा हो, दोनों चीज़ें औरतों के ऊपर बेड़ियाँ डालती हैं, उनको बंधक बनाती हैं और उससे उनका विकास रुकता है। दोस्तों, बात में घटना है कि एक महिला सती होने जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उसे सती होने से रोका, तो वो सती होने के पक्ष में तर्क देने लगे और लोग क्या उस सती होने के पक्ष में तर्क को स्वीकार कर लेंगे? इसी तरीके से अगर कुछ मुस्लिम महिलाएं नकाब को लेकर के या हिजाब को लेकर के एक तर्क देती कि नहीं हमारा अधिकार है, राइट टू बियर, तो रूढ़िवादी पंथ की तरफ हम उन्हें भी नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हिजाब उनकी तरक्की में बाधक है, पहला। दूसरा, घूंघट। आप देखिए इस देश में दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में घूंघट के विरोध में आंदोलन चला रही है, जागरूकता फैला रही है और वो कह रही है कि घूंघट ढकोसले की निशानी है, घूंघट से ढकोसला होता है, लेकिन हिजाब का वो समर्थन कर रही है। तो घूंघट से जो पर्दा होता है उसका आप विरोध कर रहे हैं और नकाब और बुर्के का समर्थन कर रहे हैं। ये मुस्लिम महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को इससे हमें बचाना होगा, न केवल मुस्लिम पुरुषों को बल्कि हिंदुओं को भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ऐसा अर्शिया मलिक भी कह रही है। उन्होंने एक बात और कही इस लेख में कि जो सारा इस्लामिक साहित्य है वो अरबी भाषा में है और आम मुसलमान को इस्लामिक साहित्य तो पता होता नहीं है, इसके लिए वो आलिम पर भरोसा करते हैं और आलिम जैसा चाहते हैं इस्लाम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। और जैसे पहले हिंदू धर्म में था, ईश्वर और आम जनता के बीच में ब्राह्मण के माध्यम से उन ग्रंथों को पढ़ा जाता था और आप ब्राह्मण के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते थे। हिंदू धर्म ने एक मूवमेंट आया, आंदोलन आया, हमने ब्राह्मणों को एक मीडिएटर से हटा दिया, अब हिंदू सीधे ईश्वर से अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। इसी तरीके से अगर इस्लाम में ये संभावना बन जाए कि जो आलिम है, आलिम के बगैर हम अपने इस्लाम धर्म को जानने लगे तो शायद उसकी जो कुरीतियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, ऐसा अर्शिया मलिक का भी कहना है। उसके बाद अर्शिया मलिक एक बात और कहती है कि भारत जैसे सेकुलर देश में सभी समुदायों को समान नागरिक संहिता में क्यों नहीं लाया जा सकता है। देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाकर एक गलती कर दी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? और अगर सारी ये जो सिविल लॉ है वो इस्लामों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करे तो हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों न तय करे? 1956 में जवाहरलाल नेहरू हिंदू मैरिज एक्ट क्यों लेकर के आए थे? अगर हिंदू मैरिज आ सकता है, इसमें जैन, बौद्ध, सिख शामिल हैं, तो इस्लामिक मैरिज एक्ट क्यों नहीं आना चाहिए? ये सारे प्रश्न हैं लोकतंत्र में। प्रश्न के उत्तर देना जरूरी है। प्रश्न है तो जीवंतता है। मृत कुछ नहीं पूछता, मरे हुए लोग जीवित होते हुए पूछते। अगर आपके अंदर प्रश्न नहीं है तो आप मृत हैं। प्रश्न ही आपको जीवित करता है। ये एक टॉपिक है। दूसरा एक टॉपिक है हर्षवी पंत का है कि भारत की समस्या बढ़ाने वाला है यूक्रेन संकट। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं, हम एक ग्लोब की तरह हैं, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। वी आर जस्ट लाइक ए ग्लोब। ये धरती एक बड़े गोले की तरह है, इसमें विश्व के सारे 200 से ज्यादा देश है, मोर देन 200 नेशंस। अगर एक को तकलीफ होगी तो धीरे धीरे दूसरे तक तकलीफ पहुंचेगी। तो आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर पर आप ऐसे उदाहरण समझिए, यूक्रेन से हम सूरजमुखी का तेल 75% तक सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से मंगाते हैं। तेल का संकट ऐसे अभी चल रहा है। अब अगर यूक्रेन में युद्ध हो गया तो बाद में 200 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, 150 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, वो 500 रुपये लीटर चला जाएगा। हमारे किचन तक आएगा इस युद्ध का प्रभाव। तो इसलिए ये न समझे कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध होगा तो कि दुनिया का कोई देश इससे अछूता रह जाएगा। युद्ध का प्रभाव अब, क्योंकि धरती एक ग्लोब की तरह है, तो युद्ध का प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये एक एडिटोरियल है।
एक आया है कि आज मुकेश अंबानी जी ने एक बात कही है कि 2 दशक में 7.5 लाख रुपए होगी प्रति व्यक्ति आय, यानी 2 दशक बाद भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $10,000 हो जाएगी, जबकि यूरोप में वर्तमान समय में $38,000 की तुलना में हम केवल 2,000, यूरोप में $38,000 प्रति व्यक्ति आय है। आप सोचिए हम $2,000 में हैं, 19 गुना ज़्यादा आय यूरोप की है, तो आप सोचिए उनका जीवन स्तर क्या होगा। इसीलिए जो एक बार यूरोप जाता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच जर्मन सीखता है, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आता है, या लौट भी आता है तो वापस जाना पड़ता है। एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं बताऊंगा, DRDO में साइंटिस्ट हैं, बेचारों को वापस जाना पड़ रहा है और उनको आदत शायद हो गई है या उनकी फैमिली को आदत हो गई है जर्मनी में रहने की। तो आप समझिए कि ये एक क्योंकि $38,000 प्रति व्यक्ति आय है उसकी वर्तमान में, तो आप सोचिए वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा। $2,000 भारत की प्रति व्यक्ति आय है, तो हमारा ये लिविंग स्टैंडर्ड है। एक और घटना आ रही है कि हथियार खरीदने की होड़ शुरू होगी। जब भी दुनिया में युद्ध बड़े मात्रा में होता है तो सारी दुनिया उससे आशंकित होती है और वो फिर युद्ध जो है वो युद्ध या वो घटना लोगों को हथियार खरीदने के लिए मजबूर करती है। भारत भी अपने हथियार की गति को बढ़ाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बाइडेन हैं वो खामखा में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का षड्यंत्र करके रशिया को भड़का रहे हैं, जिससे अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको धन की प्राप्ति, उनके शेयर मार्केट बढ़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो और अमेरिका विश्व की नंबर 1 शक्ति लगातार बना रहे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। और एक और मुद्दा आया है, माल्या नीरव चौकसी से भारत सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं केंद्र सरकार ने। ये भी एक बात एक न्यूज़पेपर में है, जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत सरकार केवल इन लोगों के लिए काम कर रही है। बाकी अभी इनको फिर वापस ये विदेश भाग गए हैं आर्टिकल नंबर 21 का फ़ायदा उठा करके। तो कभी हम बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 21 का फ़ायदा उठाकर कैसे भाग गए, इस पर एक पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद दूसरे न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में वही एक रूस कर रहा मोर्चाबंदी, दुनिया उस पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन क्योंकि रूस को बना दिया है उस तरह से, तो वो फिर युद्ध से बचेगा नहीं, युद्ध की तरफ जाएगा अगर यूक्रेन का कोई डिस्प्यूट करेगा। एक और भी लेख है कि दुनिया में एक भव्य समारोह में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया है। दुनिया की में सबसे खूबसूरत संग्रहालय बनाया गया है, वो है दुबई में। ये एक प्रश्न हो सकता है प्री के लिए, बाकी आप जानते हैं मैं प्री के लिए कोई परिचर्चा नहीं करता हूं। उसके साथ मुकेश अंबानी का एक और इंटरव्यू आया है कि अब हम अभी तो ऊर्जा का आयात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन आने वाले समय में हम $500 अरब का हरित ऊर्जा का निर्यात करेंगे, ग्रीन फ्यूल। अगर आप लोग ग्रीन फ्यूल नहीं जानते, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप ग्रीन फ्यूल में जा करके उसे देख सकते हैं। तो $500 अरब का हरित ऊर्जा का निर्यात संभव है। उसके बाद कोरोना के खिलाफ लगातार मजबूत होता सुरक्षा का एक उन्होंने सैंडविच इम्यूनिटी की बात कही है, एडिटोरियल आया है इसमें। तो उसमें सैंडविच इम्यूनिटी इस तरह से बताया है इन्होंने बताया दुनिया में तो हर्ड इम्यूनिटी आई जिसमें 75% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन भारत में एक तरह से नई जो इम्यूनिटी का प्रकार आया है वो सैंडविच इम्यूनिटी के रूप में आया है। वो है सैंडविच इम्यूनिटी। तो ये सैंडविच इम्यूनिटी क्या है? सैंडविच इम्यूनिटी तो अब इन्होंने कहा कि देखिए भारत में पहला फर्स्ट फेज आया, उसमें लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। फिर सेकेंड फेज आया, इसमें डेल्टा से, जब डेल्टा से इन्फेक्टेड हो रहे थे, गदर मची थी, उसी समय वैक्सीनेशन चल रहा था। तो लोग जो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुए, वैक्सीनेशन हुए, वो अलग तरह की इम्यूनिटी में आए। फिर उसके बाद थर्ड आया ओमिक्रॉन प्लस वैक्सीनेशन प्लस जो डेल्टा वेरिएंट से जो इम्यूनिटी आई, इस डेल्टा वेरिएंट की इम्यूनिटी से इन तीनों को जब मिला दिया गया, कोरोना से इन्फेक्शन आया,
सेकेंड में डेल्टा का इन्फेक्शन आया और वैक्सीनेशन आया, थर्ड में ओमिक्रॉन आया, वैक्सीनेशन और डेल्टा वेरिएंट की इम्यूनिटी से फिर ओमिक्रॉन 70% से ज़्यादा लोग हुए, तो ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए इसे सैंडविच इम्यूनिटी कहा गया है। तो दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इम्यूनिटी सैंडविच है, न्यू टाइप, जिसे हम अगर कहें न्यू टाइप की इम्यूनिटी आई, नए तरह की इम्यूनिटी इसमें आपको दिखाई देती है। तो उम्मीद है कि सैंडविच इम्यूनिटी जैसी बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बाकी खेमम दिखी नवाबों की शहर की सियासत, करोड़ों रुपए का ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, ये सब आपके लिए मतलब के नहीं है। सीए बवाल में तोड़फोड़ की रिकवरी नोटिस निरस्त, ये आपके मतलब का नहीं है। यूक्रेन में गोलाबारी तेज, आपातकाल की घोषणा, यूक्रेन में आपातकाल लग गया है, इस पर मैं पर चर्चा कर ही चुका हूँ। अमीरों की झोली भर रही भाजपा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। 9 जिलों में 61.65% वोट पड़े हैं, अच्छी बात है, फर्स्ट डिवीजन लोकतंत्र में आने लगा है। कानपुर और आसपास तो थर्ड फेज में वो कानपुर 57.08 पड़े थे, ये बात 3% फर्स्ट डिवीजन से रह गए थे, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आना ही चाहिए। फिर एक है कि उद्योग के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी है, ये इनके दाऊद की प्रॉपर्टी को इन्होंने खरीदा है, उसको लेकर के जो है ईडी ने इन पे छापे मारे और न्यायालय ने इनकी हिरासत 7 दिनों तक बढ़ाई। ये एक न्यूज़पेपर एनालिसिस है। जो बाकी है कि हम परिवार वाले भले नहीं लेकिन परिवार का दर्द समझते हैं, ये मोदी जी ने एक बात कही इमोशनल। हर चौथी महिला पति की प्रताड़ना से पीड़ित है। आज भी बड़ा दुनिया भर की महिलाओं के साथ यौन और शारीरिक हिंसा हो रही है। लॉसन में प्रकाशित हुआ अध्ययन, तो पूरी दुनिया में हर चौथी महिला पति से प्रताड़ित है। ये मर्दों के लिए डूब मरने की स्थिति है। औरत को आप इतना प्रताड़ित ना करें, हर चौथी महिला अगर पति से प्रताड़ित है किसी भी तरह से, तो ये पुरुषों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बच्चों, आज का टॉपिक एनालिसिस मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।